तो चलिए अपन हिंदी के बुक से देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने बोला आंकड़ों की समस्या संग्रह का उद्देश्य क्या है? किसी भी समस्या को अच्छे से क्या कर पाना, समझ पाना। समझ में आई बात? और आगे क्या बोला है बेटा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने हाईलाइट कर रखे पहले से। पहले, आंकड़े किसको बोलते हैं? जो बदलते रहते हैं और जिसका आवश्यकता हमको किस लिए पड़ा है? किसी भी सूचनाओं को समझने में सहायक है। ठीक है। और यहाँ पे बोला है आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं, क्या क्या प्रकार है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला सेकंड क्या बोला गया है? आंकड़ों के स्रोत क्या है? कौन कौन सी जगह है जहां से हम क्या करते हैं? आंकड़े इकट्ठे करते हैं। जनगणना, जनगणना तो क्या होता है? पर्सनल होता है ना। क्या होता है? पर्सनल। आपके घर आके क्या करते हैं? पूछते हैं। अब गणनाकार, गणनाकार का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो आंकड़े को क्या कर रहा है? संग्रह करता है, उसको हम बोलते हैं गणनाकार। क्या बोलते हैं? गणनाकार। जो गणना कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, जो आंकड़े को क्या करके, पूछ पूछ के, कैसे करके एकत्र कर रहा है। समझ में आया? और यहाँ पे बोला गया है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक किसको बोलेंगे? जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब हो गया ऐसे आंकड़े जिसको सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है। और द्वितीयक मतलब क्या होता है? ऐसे आंकड़े, जैसे मैं बोलूंगा आपके स्कूल टीचर ने आपसे आपके डिटेल्स लिए, डिटेल्स में आपके नाम, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका कास्ट, आपका रिलीजन, आपका ब्लड ग्रुप, है ना, ढेर सारी चीजें, आपके फोटो, आधार नंबर। अगर आपके टीचर ने आपसे डायरेक्टली पूछ पूछ के कलेक्ट किया है तो वो क्या आंकड़ा कहलाएगा? प्राथमिक, प्राइमरी डेटा। और वही बात करें द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े किसको बोलेंगे? ऐसे आंकड़े जो पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं, पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं और उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक आंकड़े। और ये कहाँ कहाँ से पता चलता है? जैसे कोई रिपोर्ट बनाया है, न्यूज रिपोर्ट, है ना, किसी दस्तावेज, किसी डॉक्यूमेंट्री से, या किसी समाचार पत्र में। और यहाँ पे हम बात करें अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखित, कई बार अर्थशास्त्री लोग क्या कर रहे हैं, ये किसी ना किसी ने लिखा है ना, ये बुक को लिखा है कि नहीं लिखा है? तो उन्होंने ये आंकड़ा क्या कर रखा होगा? कलेक्ट कर रखा होगा। तो ये उनके द्वारा कलेक्ट आंकड़े को आप क्या कर रहे हो? समझ रहे हो ना? इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक आंकड़े। सिंपल है। अब बात करें द्वितीयक आंकड़े से उपयोग से हमारा क्या बचता है? समय व धन बचता है। क्या बचता है? समय और धन बचता है। क्यों समय और धन बचता है? क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको टाइम देना पड़ता है। आपको किसी ने निकाल के रखा है रिपोर्ट, आप उसका क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मान लो छात्रों को सिनेमा के कलाकारों की लोकप्रियता आंकड़ों को एकत्र करने के लिए आपको एक स्कूल भेजा जाता है। ठीक है। आपके द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े का उपयोग अध्ययन के लिए करते हैं, तो इसके लिए ये क्या कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। कैसे आंकड़े कहलाएंगे? देखो, कलेक्ट कोई और कर रहा है और कोई उसको दूसरा यूज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक आंकड़े। अब आंकड़े को कैसे कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, संग्रहित कैसे किए जाते हैं, कैसे कैसे डेटा को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक एग्जाम्पल लिया गया है राजनीतिक पार्टी का, जिसमें उम्मीदवार का क्या करते हैं, विषय में कैसे निर्णय करते हैं, मतलब कौन सा उम्मीदवार होगा उसको हम कैसे चयन करते हैं। तो इन्होंने कुछ तरीके बताए हैं। अगर कोई भी आपको, जो उम्मीदवार, उम्मीदवार मतलब क्या है? जो एक तरह से खड़ा है। क्या कर रहा है? खड़ा है। जैसे मतदान में जैसे बोलते हैं ना उम्मीदवार, तो वो क्या कर रहे हैं? वोट के लिए खड़े हैं। उनको अगर हम क्या क्या देखते हैं, उनके गुणवत्ता देखते हैं, उपयोगिता देखते हैं, वो किस उद्देश्य के लिए बन रहा है नेता, है ना। तो उस उम्मीदवार के बारे में हमने ये सारी जानकारियां क्या होते हैं? कलेक्ट करते हैं। कितना लोकप्रिय है, कितना ईमानदार है, कितना निष्ठा है, ये सारे आंकड़े क्या करते हैं? सर्वेक्षण, जिसको हम बोलते हैं सर्वे। क्या बोलते हैं? सर्वे करते हैं। आपने देखे होंगे आपके घर घर आते हैं और बोलते हैं हमको वोट देना। क्या देना? वोट देना। तो ये सर्वेक्षण के तरीके हैं। अब सर्वेक्षण के साधन में सबसे बड़ा है, सबसे पहला है नाम, वो है प्रश्नावली, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चनियर। क्या बोलते हैं? क्वेश्चनियर। प्रश्नावली मतलब पहले से प्रश्न सेट रहते हैं। प्रश्न सेट जैसे आपका क्या नाम है, पहला। दूसरा, आप क्या काम करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके, है ना, और कितने फैमिली में मेंबर हैं। ये पहले से क्या रहता है? क्वेश्चन रेडी रहता है, उसमें आपको सिर्फ नंबर डालने होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं?
प्रश्नावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी को साक्षात्कार अनुसूची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। इंटरव्यू का जो अपन बोलते हैं ना पॉइंट्स, जैसे आपने देखोगे जब भी कोई इंटरव्यू लेता है तो पहले से उनका डिटेल उनके पास रहता है। तो वो क्या करते हैं, आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या क्या काम करते हैं, फिर उस काम के आधार पे आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो ऐसे साक्षात्कार के लिए जो अनुसूची तैयार की जाती है, इसमें विशेष दिमाग लगता है। क्या लगता है? दिमाग। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले से क्या पूछने वाले हो इसको पहले से डिसाइड करना पड़ता है। और क्या क्या आपको ऐसे क्वेश्चनेयर जब तैयार करते हो तो क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए, मतलब किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए साक्षात्कार या प्रश्नावली बनाते समय। तो पहले ये सबसे बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। क्या लंबी नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन, क्योंकि बेटा सब हर आदमी के पास टाइम क्या है, कम है। वो आपके क्वेश्चन को बताते नहीं बैठा रहेगा। आप मुश्किल से 10-15 मिनट लोगे, वो ऊब जाता है। ऊब जाता है कि नहीं ऊब जाता है? तो सामने वाले से अगर डिटेल लेना है तो वो बहुत लंबा होना नहीं चाहिए। पहला, समझने में आसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझने में आसान कहने का मतलब क्या हो गया कि वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ऐसा एकदम कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी से प्रश्न कर रहे हो और एकदम शुद्ध हिंदी बोल दोगे तो कई बार वो समझ नहीं पाता है, या शुद्ध अंग्रेजी बोल दोगे तो समझ नहीं पाएगा। तो आपको इस ढंग से पूछना है कि वो समझने लायक हो। तीसरा, क्रम में व्यवस्थित हो। क्रम में, जैसे कल ही हमने एक एग्जाम्पल लिया था एक परेश रावल का, है ना। वो क्या है, उनको जनगणना के लिए क्या करते हैं, गांव भेजते हैं। क्या भेजते हैं? गांव। और क्या बोलते हैं, एक घर के जाते हैं, महिला निकल के आती है, युवा लड़की है, उनके पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या आपकी शादी हो गई है? बोलते हैं नहीं हुई है। तो आपके कितने बच्चे हैं? फिर बताते हैं, फिर गाली देते हैं, है ना। कहने का मतलब है आपका जो क्वेश्चन है पहले से क्या होना चाहिए, सेट होने चाहिए, अच्छे क्रम में होने चाहिए। मतलब क्या पहले पूछना है, क्या बाद में पूछना है, ये जानकारी अच्छे से होनी चाहिए प्रश्नावली में। और क्या होना चाहिए, सामान्य प्रश्न से आरंभ होकर विशिष्ट की ओर बढ़ना चाहिए। पहले से एकदम कठिन कठिन पूछोगे, एकदम डिटेल से पूछोगे जानकारी, तो क्या हो जाएगा, सामने वाला पहले ही मना कर देगा, है ना, आपसे बात करना नहीं चाहेगा। इसलिए आपका क्वेश्चन पहले क्या होना चाहिए, एकदम सामान्य होना चाहिए, और धीरे धीरे आप उसकी गहराइयों में चले जाओ। तो ऐसा होना चाहिए आपके क्वेश्चन। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं गलत प्रश्नों के। देखो गलत प्रश्न क्या है, क्या बिजली के प्रभार, प्रभार का मतलब क्या होता है बेटा, जो बिजली का बिल आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभार। क्या बोलते हैं? प्रभार। तो जो यहाँ पे बोला है, बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। अब इन्होंने साफ साफ बोला है, भाई बिजली का बिल देना किसको पसंद है बताओ। और ये आपने ही पहले से क्या बोल दिया, उत्तरदाता के निश्चिंत हो जाता है। किससे निश्चिंत हो जाता है? प्रश्नावली का शुरुआत सामान्य प्रश्नों के साथ होना चाहिए और विशिष्ट प्रश्नों के बाद होने चाहिए। अब इन्होंने देखो दो प्रश्न दिए हैं। पहला क्या है, बिजली के प्रभार में वृद्धि करना क्या उचित ठहराया जा सकता है। सामने वाला क्या जवाब देगा, नहीं, सिंपल एक ही आंसर में। अगला क्या बोला है, क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है। आपको क्या लगता है, ये पहले होना चाहिए था और ये बाद में होना चाहिए था। पहले ये पूछो भाई बिजली मिलता भी है कि नहीं, उसके बाद बोलना कि बिजली महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, तो उसका आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। अगर बिजली मिल नहीं रही है तो पूछने का कोई सेंस है क्या? नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न का जो क्रम है वो क्या है, गड़बड़ है। इन्होंने सही प्रश्न का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। क्या बताया है, इन्होंने बोला है क्या आपके क्षेत्र में पहले पूर्ति हो रही है कि नहीं, सही। अब उसके बाद क्या पूछेंगे कि बिजली का प्रभार में वृद्धि होने का उचित ठहराया जा सकता है। अगर भैया आपको पर्याप्त मिल रहा है बिजली तो आप, वृद्धि भी हो जाएगा तो आप बोलोगे ठीक है बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए बार बार लाइट गोल हो रहा है तो क्या बोलोगे कि अभी जो बिजली का बिल बढ़ा भी रहे हैं और लाइट का भी क्या कर रहे हैं, बार बार कटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये आप क्या बोलोगे, फिर आप बोल सकते हो कि ये उचित नहीं है। वैसे ही एक और दूसरा बोला है, आपका क्वेश्चन यार कैसा होना चाहिए, आपका प्रश्नावली क्या होना चाहिए, यथा तथ्य और स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, स्पष्ट। मतलब यथा तथ्य का मतलब होता है टू द पॉइंट। क्या बोलते हैं, टू द पॉइंट। मतलब जो बताना चाह रहे हो उसी पे फोकस करो, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिया है, आप आकर्षक दिखने के लिए, क्या दिखने के लिए, अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों में खर्च करते हैं। अब बताओ, जरूरी क्या सामने वाला आकर्षक दिखने के लिए ही कपड़ा वपड़ा पहन रहा हो, है ना। फिर भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आय का कितना बड़ा भाग खर्च करते हैं।
तो या तो आप पहले ये पूछो, सही प्रश्न क्या हो सकता है, अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग अपने कपड़े को खर्च करते हो। देखो ना, अनावश्यक ये शब्द लिखा है आकर्षक। जरूरी क्या सामने वाला आकर्षक दिखने के लिए ही कपड़े पहन रहा हो, एकदम फसल में हो। कहने का मतलब अपने को यथा तथ्य का मतलब अपने पॉइंट से भटकना नहीं है। फिजूल की क्वेश्चन में शब्दों को ऐड नहीं करना है। बात समझ में आया ना। चलो अब इसके बाद अनेकार्थी शब्दों का, अनेकार्थी कहने का मतलब समझते हो ना, जिसके बहुत सारे क्या निकलते हो, मीनिंग निकलते हो। अनेकार्थक मतलब होता है जिसके ढेर सारे क्या निकलते हो, मीनिंग निकलते हो। अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। अस्पष्ट का मतलब क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल से देखो, क्या आप प्रति माह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। आप कितना पैसा खर्च करते हैं ऐसा पूछ के इन्होंने, ऐसा ना पूछ के इन्होंने क्या बोल दिया है, आप प्रति माह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, ये पूछा जा रहा है। आपको नहीं लगता है इसमें क्या गड़बड़ लग रहा है, बताओ। है ना। आपको सिर्फ ये पूछना था, ये जो अनावश्यक था इन्होंने। आगे देखो क्या बोला गया। बहुत पैसा का मतलब, बहुत मतलब कितना, बहुत मतलब कितना, ये साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। बहुत मतलब कितना, कितने को बहुत। एक आदमी जो अगर मान लीजिए 200 रुपए कमाता होगा, अगर वो उनके लिए बोलेंगे 50 रुपए का भी कोई चीज खरीद रहा है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो गया कि नहीं हो गया। तो बहुत का मतलब कितना। तो अगर ये अस्पष्ट हो गया ना बेटा, क्या हो गया, अस्पष्ट। अस्पष्ट कहने का मतलब क्या हो गया, जो एकदम क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ सही प्रश्नों के उदाहरण दिए हैं। जैसे आप बता सकते हो कि 200 से कम रुपए आप खर्च करते हो, या 200 से 300 के बीच कम करते हो, या 300 से 400, या 400 से अधिक रुपए खर्च करते हो। आप अगर ऐसा कुछ सेट बना के दे दोगे, क्या दे बना के दे दोगे, सेट, तो सामने वाले को बहुत अधिक का मतलब साफ साफ नजर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और आप सिर्फ बोलोगे बहुत पैसा, तो बहुत को आपका मतलब कितने का बहुत बोल रहे हो, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए। दोहरी नकारात्मक मतलब डबल नेगेटिव बोल सकते हो। क्या आप नहीं चाहेंगे, और जैसे मैं बोलूंगा, क्या आप नहीं चाहते कि शराब बंद होना चाहिए। अब आपका आंसर क्या रहेगा, चाहते हैं सर। सिंपल आंसर ना। अब ये बेटा मैंने पहले क्या शब्द यूज किया, क्या आप नहीं चाहते, मैंने पहले से नहीं बोल दिया। बंद होना चाहिए, ये भी नेगेटिव है, तो नहीं और नहीं दो बार हो गया ना। तो यही बोल रहा है, दोहरा नकारात्मक वाला नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या शराबबंदी होना चाहिए। हो गया खत्म। अब मैं सामने वाले को पहले ही बोल दिया कि साहब, क्या आपके हिसाब से शराबबंदी होना चाहिए, ये सही क्वेश्चन है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या आप नहीं चाहते, तो सामने वाला बोलेगा मैं चाहता, अच्छा नहीं बोलेगा। आपके यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें सामने वाले की प्रतिक्रिया उनके हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला है, क्या आप नहीं, क्या आप नहीं से शुरू नहीं करना चाहिए। जब भी क्वेश्चन होगा तो कैसे होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। आप ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, आप क्या चाहते हैं ऐसे करके। बात समझ में आया? गलत प्रश्न का एक उदाहरण इन्होंने दिया है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि धूम्रपान निषिद्ध होना चाहिए। ये देखो, वही सामने वाले को पहले से आप नहीं बोल रहे हो, और बाद में बंद होने की बात कर, निषिद्ध मतलब निषेध। सुंदर है, समझ में आया ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या धूम्रपान निषिद्ध होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। तो क्या आप नहीं सोचते या नहीं चाहते। अरे ये कैसी बात हुई, सामने वाला तो बोलेगा मैं चाहता ही हूँ, बोलेगा भले खुद नशा कर रहा हो, है ना। और यहाँ पे संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए। जैसे बोलते हैं ना मीनिंग वाला, ऐसा बोलते हैं जिसका आपने बोला ना डबल मीनिंग, जिसके दो दोहरे अर्थ होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ संकेतक मतलब ये होते हैं कि आप पहले से ऐसे हिंट ना दे दो, क्या ना दे दो, हिंट। जैसे बोलते हैं ना बच्चा भूल रहा है, कोई चीज पूछ रहे हो, फलाने का आंसर क्या है, और फिर क्या बोलते हैं, सर हिंट कर दो ना, थोड़ा सा आइडिया दे दो, मैं बता दूंगा आंसर कर दूं। तो हिंट का मतलब क्या हो गया, आप पहले से उनको एक संकेत दे देते हो कि उसमें ऐसा था, याद करो। हाँ, अब उनको याद आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें आप पहले से उनको क्या बता दो, पूरी सारी जानकारी दे दो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, क्या बोला है, क्या आप उच्च कोटि के चाय के स्वाद को पसंद करते हैं।
कौन आदमी नहीं चाहेगा अच्छी क्वालिटी का चाय? कोई खराब क्वालिटी का चाय पीना चाहेगा? तो ये आप पहले से संकेत कर रहे हो। क्या संकेत कर रहे हो? उच्च क्वालिटी। आप बताओ ना भाई, आप किस प्रकार की चाय पीना चाहते हो? तब वो सामने वाले से जब जवाब आएगा। आप पहले ही क्या बोल रहे हो? उच्च क्वालिटी संकेत कर दिए। तो इससे सामने वाले का जवाब क्या हो गया? फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स। अब उससे ज्यादा वो क्या बोलेगा? हाँ भैया, मेरे को उच्च क्वालिटी के चाय चाय पसंद है। या आप ऐसे बोल सकते हो, चाय का स्वाद कैसा लगा? ये सही प्रश्न है। आप पहले से उनको डायरेक्शन मत दो। समझ में आई बात? तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको नोट डाउन करना है। मैंने जितने हाईलाइट कर रखे ना, इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? टर्म प्रश्न। क्या बोला गया है? प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं। प्रश्न और उत्तर के संकेत, मतलब प्रश्न ऐसा करो जिसमें जवाब छिपा ना हो। है ना? आप प्रश्न कर रहे हो, उनको सामने से जवाब, प्रश्न में ही जवाब मिल जाता तो सामने वाला क्या बोलेगा? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल। क्या आप कॉलेज के बाद नौकरी करना चाहेंगे या गृहिणी बनना चाहेंगे? आपने प्रश्न भी बोल दिया, ऑप्शन भी दे दिए। ऐसे ऑप्शन दे दिए, अगर सामने वाला ना जॉब करना चाह रहे हैं ना गृहिणी करना चाह रहे हैं, है ना भाई, तो आप फिर वो ऑप्शन आपका बेकार हो गया, बेतुका हो गया। तो आपको संकेत वाले विकल्प नहीं देने हैं। आप इसके जगह क्या पूछ सकते थे? आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहेंगे? सामने वाला खुद जवाब दे देगा, स्वतंत्र है उनका कहने का मतलब। तो यहाँ पे वही बात है। देखो, आपने जो बोला, आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहेंगे, मतलब ये जो है प्रश्नावली बनाने के कुछ रूल है बेटा, जिसको आपको पहले से ध्यान में रखते हुए क्या बनाना है? क्वेश्चन के सेट बनाने पड़ते हैं। बात समझ में आया? अब परिमित तो उत्तर मतलब होता है जो, जैसे अभी बात कर रहे थे, एक ओपन है, ये वाला क्या है? ओपन एंड है। सामने वाला एकदम क्या है? बेफिक्र होके बता सकता है अपनी इच्छा। इसको हम क्या बोलते हैं? मुक्तोत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त मतलब जो फ्री है। क्या है? फ्री। किसी भी प्रकार से बंधन नहीं है कि उतने में से उनको छांट के आंसर देने हैं। तो इसको हम बोलते हैं मुक्त उत्तर। जिसको असंरचित बोलते हैं, मतलब पहले से उनको संरचना नहीं बनाया गया, पहले से सेट नहीं किया गया। समझ में आ रहा है? और परिमित उत्तर मतलब हो गया जो एक लिमिटेड, आपने क्या करें? सेट बना रखा है। क्या बना रखा है? लिमिटेड सेट। क्लियर है? बात समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाया गया है, इसमें आपको बताना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, विद्यार्थी कॉलेज के बाद क्या करना चाहता है? ये कैसा क्वेश्चन है? मुक्तोत्तर प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? ओपन है ना? आप बिंदास हो, आपको जो जवाब देना है आप जवाब दे सकते हैं। समझ में आया? चलो, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्या बोला गया है? आपने अपनी जमीन क्यों बेच दी? आप ऑप्शन ए कर्ज चुकाने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों की शिक्षा के लिए, अन्य संपत्ति में निवेश के, या अन्य कारण स्पष्ट करें। आपने क्या कर दिया इस वाले में? आपने विकल्प देकर उनको बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिमित उत्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमित उत्तर। संरचित बोलेंगे, है ना? क्लियर है? चलो, मुक्तोत्तर प्रश्न विश्लेषण की दृष्टि से उपयोग और स्कोर और कोड के लिए आसान होता है। मुक्तोत्तर मतलब क्या हो गया? जिसमें सामने वाला क्या है? फ्री है। क्या है? फ्री है। उनको क्या जवाब देना है वो अपने से दे लेगा। तो वो विश्लेषण मतलब आपको एक तो एनालिसिस करना है, छांटना नहीं मारना है, स्कोर करना है, कितना ज्यादा कितना कम। तो वहां पे आपको क्या कर सकते हैं? मुक्तोत्तर ले सकते हैं। ठीक है, ओपन ले सकते हैं। अब आगे क्या बोला गया है? मुक्तोत्तर प्रश्न के अंतर्गत व्यक्ति उत्तर देने के लिए अधिक व्यक्तिगत छूट रहती है। वो ओपन है ना भाई, बेचारा को कोई दिक्कत नहीं है, वो बिंदास होके बता पाएगा। और यही बोला है, लेकिन यह सही व्याख्या करने में कठिनाई होती है, इन्हें स्कोर करने में मुश्किल होती है, क्योंकि उत्तरों में काफी भिन्नता होती है। क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से अगर अलग अलग आंसर देगा तो आप उसको क्या नहीं कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे? स्कोर नहीं दे पाओगे। ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है करके। लेकिन अगर पहले से आप क्या कर लोगे? सेट क्वेश्चन के तैयार करके, तो इसलिए तो आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी, है ना? और इसमें से एक को क्या कर दिया जाता है? करेक्ट बोलते हैं। तो जो आदमी करेक्ट आंसर देगा वो क्या है? आप स्कोर कर पाओगे, हाँ फलाने ने इतना स्कोर किया, फलाने ने इतना स्कोर किया। क्लियर है? तो ओपन जो क्वेश्चन होते हैं ना,
इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी है। इन्होंने बोला एक प्रश्न क्या दिया है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व स्तर पे अपना बिजनेस करना, इसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के विषय में आपके क्या विचार हो सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन है, मुक्त उत्तर प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? अब हर आदमी का जवाब अलग अलग होगा। क्यों जवाब अलग अलग होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। वैश्वीकरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे अनेक प्रकार से जवाब दिए जा सकते हैं। बहुत सारी इसकी कमियां और बहुत सारे इसके फायदे बताए जा सकते हैं। समझ में आया? अब आंकड़े को किस किस प्रकार से कलेक्ट किए जाते हैं, जो कि चैप्टर का मेन हेडिंग था, आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटा, इसका मेन हेडिंग था। आज हम देखेंगे कि आंकड़ों के कलेक्शन कैसे कैसे किए जाते हैं। पहला बात की है बेटा यहाँ पे व्यक्ति साक्षात्कार, इंडिविजुअल इंटरव्यू करके। क्या करके? इंटरव्यू। इंटरव्यू जानते हो ना, आपने देखे होंगे बहुत सारे इंटरव्यू, आपने यूट्यूब में देखे होंगे। क्या क्या कि सामने वाला आके कुर्सी में बैठता है, फिर चार पांच जो लोग रहते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वो साक्षात्कार है। लेकिन यहाँ पे साक्षात्कार का मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे कोई आदमी आपके घर में आके आपसे पूछ के आपकी डिटेल्स ले रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? साक्षात्कार कहलाएगा। क्योंकि मिलना, साक्षात्कार का मतलब भेंट करके, आपस में मिल करके किसी के आंकड़े को क्या करना, कलेक्ट करना, क्या कहलाता है? साक्षात्कार। और ये व्यक्ति का मतलब हो गया पर्सन टू पर्सन, हर एक से अलग अलग जाके क्या करना, मिल मिल के उनसे आंकड़ा कलेक्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत साक्षात्कार, पहला तरीका। दूसरा, डाक द्वारा सर्वेक्षण। डाक मतलब पोस्ट ऑफिस। पहले जैसे कोई भी आंकड़ा कलेक्ट करना होता था तो क्या इसके माध्यम से करते थे? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, चिट्ठियां इधर से उधर होती है ना, तो पहले हम प्रश्न वाली को क्या करते हैं, भेजते हैं, और सामने वाले को क्या बोलते हैं कि जो जो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें टिक कर दे और अपना अपना नंबर डाल के भेज दे वापस पोस्ट के माध्यम से, क्या कर दे। तीसरा तरीका क्या बोला गया है? टेलीफोन साक्षात्कार। टेलीफोन का मतलब, टेली का मतलब होता है दूर, दूर से क्या करने ना, कनेक्ट करना। जैसे बात करते हैं टेलीफोन, मोबाइल, आज की डेट में हम उसको क्या बोल सकते हैं? पहले वाला जानते हो ना, वो ऐसे उठाते थे फोन ऐसा, हेलो, है ना, तो वो टेलीफोन साक्षात्कार है। टेलीफोन का मतलब जहां पे फेस टू फेस नहीं है। क्या नहीं है? फेस टू फेस। कहाँ दिखता है? पहले के जमाने के क्वेश्चन देखो, हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये मटेरियल जो है पुराने जमाने के हिसाब से क्या था, डाटा कलेक्ट करने के तरीके क्या थे, उसके आधार पर बनाया गया है। अभी मॉडर्न में तो कई सारे तरीके हैं। आज के डेट में गूगल मीट है, बहुत सारे मीटिंग के एप्लीकेशन है, तो फेस टू फेस हो सकता है। तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग काम का चीज है। जैसे ज्यादा आपको सही आंकड़े चाहिए तो आप उनसे मिलकर लो तो ज्यादा बेहतर है। और सिर्फ अगर अगर आपको ऊपर ऊपर से जानकारी चाहिए तो टेलीफोन के माध्यम से भी कर सकते हो। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके आजमाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब क्या हो गया बेटा? इंडिविजुअली हम जाके क्या करेंगे, बातचीत करके उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है शोधकर्ता। शोधकर्ता मतलब जो पहले से क्या कर रहा है, शोधकर्ता मतलब जो डाटा को क्या करना चाह रहा है, कलेक्ट करना चाह रहा है, वो सभी सदस्यों के पास जा सकता हो। क्या कर सकता हो? सभी सदस्यों के पास जा सकता हो। उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिक। क्या बोलेंगे? व्यक्तिक। ठीक है। ठीक है? चलो, तो व्यक्तिक साक्षात्कार के बारे में जान रहे थे। व्यक्तिक साक्षात्कार किसको बोलते हैं? यह विधि तब उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता, शोधकर्ता मतलब जो क्या कर रहा है, आंकड़े को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सभी सदस्यों के पास जा सकता हो। मतलब जिनसे आंकड़ा कलेक्ट किया जाना है उनके पास जाके क्या कर सकता हो, कलेक्ट कर सकता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत साक्षात्कार। ठीक है। और ऐसे में आपको क्या लगता है, ज्यादा टाइम लगेगा? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि हर एक के साथ क्या करना है, व्यक्तिगत संपर्क बनाने हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। और यहाँ पे एक चीज और है कि आप यहाँ पे सामने वाले से क्या कर सकते हैं, विशेष और महत्व बिंदुओं से विस्तार से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि वो सामने में खड़ा है तो आदमी इग्नोर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा।
और इसको कोई गलत अगर क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। गलत व्याख्या मतलब जैसे आप बोलते हो ना, कई बार सामने वाले की गलतफहमी कैसे दूर होती है, आमने सामने बात करके। तो ये तरीका कब ज्यादा सुटेबल है, जब आपको क्या लगता है सामने वाला गलत जानकारी दे सकता है, अगर आप उनसे ना मिलो तो आप क्या करते हो, उनसे डायरेक्टली जाके क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो। बात समझ में आया ना? नहीं तो ऐसे में क्या होगा, आप पूछना चाह रहे हो कुछ, सामने वाला गलत जानकारी दे देगा, आपके आंकड़े क्या हो जाएंगे, गलत। और जैसे ही अगर प्राथमिक डेटा गलत हुआ बेटा, तो आपका पूरा आंकड़ा जो है तहस नहस हो जाएगा। कुछ कमी है, क्या कमी है, काफी खर्चीला है। काफी क्या है ये, खर्चीला। क्यों खर्चीला है? क्योंकि टाइम भी लगेगा, आदमी लगेंगे, मैन लगेगा, मैन पावर लगेगा, है ना? और इसमें काफी अधिक क्या लगता है, समय लगता है। बात तो सिंपल है, काफी अधिक क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे डाक द्वारा प्रश्नवाली भेजना, डाक द्वारा मतलब चिट्ठी, पोस्टमैन के माध्यम से क्या करना, चिट्ठी भेजना। आपको क्या लगता है कि आप जो भेजोगे सारे के सारे का टाइम पे आ जाए, जरूरी है क्या? जैसे कई लोग होते हैं ना, अगर मान लीजिए मैं बोल दूं बच्चों को कि घर से इस टेस्ट पेपर को क्या करना, तैयार करके लाना, है ना? तो क्या होगा, वो तैयार करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, ऐसा होगा। और जब सामने में लिखवाएंगे तो पूरा पूरा वो लिख लेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि जैसे आंकड़े को हम अगर डाक द्वारा भेजते हैं, ठीक है, प्रश्नवाली से निवेदन भेजी जाती है, इसे पूरा करने की निश्चित तारीख क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। और ये बहुत कम खर्चीला है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत कम। कैसे खर्चीला हो गया भाई मेरे? इनडायरेक्टली मैं ये बोलूं कि ये इसके तुलना में, व्यक्तिगत साक्षात्कार की तुलना में ये क्या है, थोड़ा कम खर्चीला है कि नहीं? अब यहाँ पे क्योंकि आदमी खुद जाके इकट्ठा करेगा, टाइम भी लगेगा। और इसमें टाइम नहीं, आपको क्या करना है, सामने वाले को दे देना है, कुछ पैसे लगेंगे, आप वो चिट्ठी वहां पे पहुंच जाएगी, वो वापस भेज देगा। ठीक है ना? और ये कब काम आता है, जब शोधकर्ता काफी दूर दराज के क्षेत्र में, बोल रहे ना, साथ ही इसके इस विधि से जो शोध करता है, शोध करता है मतलब जो इकट्ठा करने वाला है, सर्वेक्षण करने वाला है, वो बहुत दूर दराज तक इस माध्यम से क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। और जिस जहां पर टेलीफोन भी नहीं पहुंच सकता, वहां भी पहुंच सकता है, कहने का मतलब है। क्लियर है? तो यहाँ पे लेकिन बताओ, साक्षात्कारकर्ता का उस पर कोई प्रभाव रहेगा क्या सामने वाले के ऊपर? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो मिला नहीं है उससे। और जब तक मिलोगे नहीं, तब तक उनसे आपका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया ना? चलो। और इसीलिए आजकल हम क्या बोलते हैं, एसएमएस करते हैं। क्या करते हैं? एसएमएस फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, संक्षिप्त सेवा संदेश, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। क्या बोलेंगे, शॉर्ट मैसेज सर्विस, संक्षिप्त, एकदम शॉर्ट मैसेज लिख के भेजो बोलते हैं ना, एसएमएस करो बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया हिंदी में। और ये काफी लोकप्रिय क्यों हो गया, ये तो उस जमाने की बात है बेटा। अब तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते हैं, तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सर्वेक्षण कैसे आयोजित किए जाते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है, डाक सर्वेक्षण द्वारा कम संख्या में उत्तरदाता 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 मतलब जो आंसर करने वाले लोग हैं, उनसे उत्तर प्राप्त करने की संभावना कम रहती है। क्यों? क्योंकि बिना पूरा भरे भी लौटाने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, या बिल्कुल ही ना लौटाने के भी चांसेस रहते हैं। बात समझ में आया ना? क्योंकि सामने वाला की मर्जी है, भेज देगा तो भेज दिया, नहीं भेजा तो क्या कर लोगे। अब बात करते हैं टेलीफोन साक्षात्कार। टेलीफोन साक्षात्कार का मतलब मैंने बताया, दूर दराज के लोग जहां पे हम क्या कर सकते हैं, वायर के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला दिखाया गया आपको फोटो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे शोधकर्ता टेलीफोन के माध्यम से क्या करता है, साक्षात्कार का लाभ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है, ये बहुत ही सस्ता होता है अपेक्षाकृत। क्या होगा, रिचार्ज तो मारना पड़ेगा, लेकिन सस्ता है। क्या है ये, सस्ता है। अब कम समय में हो जाएगा, क्योंकि तुरंत फोन फोन घुमाए, हेलो बोले और पूछ लिए फटाफट, जाना नहीं पड़ा, जाने आने का टाइम बच गया। और इसमें लेकिन उत्तरदाता, यहाँ पे बोला है सर्वेक्षक या शोधकर्ता के लिए उत्तरदाता की मदद करने में सहायक होता है। कई बार आप बताओ, आपसे फेस टू फेस कोई चीज पूछा जाए, अगर आपसे कोई फेस टू फेस कोई चीज पूछा जाए और आपको मोबाइल में पूछा जाए, तो आप किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट होके बोल पाओगे? मोबाइल में ऐसे हाल होकर। अगर फेस टू फेस बोलेंगे तो क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। तो ये उन जगहों पे ज्यादा अच्छा रहता है जहां पे सामने वाला झिझक महसूस करता है। क्या महसूस करता है, अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस करेगा आप अपने आप को, तो वो आपको सही जानकारी कैसे देगा,
तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ झिझक महसूस करते हैं और इसी झिझक को पूरा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उनसे टेलीफोन साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। समझ में आया? चलो, अब इन्होंने बोला है लेकिन ये इसकी पहुंच सीमित है। क्या है? क्यों? क्योंकि कई लोग फोन नहीं उठाएंगे, है ना? कई लोगों के पास निजी टेलीफोन नहीं होंगे। देखो, ये उस समय की बात है बेटा, जिनके जब टाइम क्या था, लोगों के पास, हर के पास क्या नहीं था, फोन नहीं था। आपको पता होगा पहले समय में गांव में एक फोन हो जाए तो वही बहुत बड़ा होता था। लोग उसी के मोबाइल से क्या करते थे, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को इकट्ठा करते थे, फोन करते थे। समझ में आ रहा है? और वो 1 रुपया सिक्के डालो, 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं होता था। ऐसे होता था पहले। तो वो हर जगह हर लोगों के पास उपस्थित पहले नहीं था, इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पे बुक में क्या बोला गया है, निजी टेलीफोन सबके पास नहीं होता, इसलिए क्या है, पहुंच सीमित हो जाता है। टेलीफोन साक्षात्कार की कमी यह भी है कि वो संवेदनशील, संवेदनशील का मतलब जानते हो ना, ऐसी बातें जो किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए, वहां पे सुटेबल नहीं है। आपको पता है आपके जितने भी कॉल है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रिकॉर्ड। कौन करता है? कौन रिकॉर्ड करता है? आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी वगैरह करवाने के लिए या कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, आपका कॉल हम अपने क्या करने के लिए, मतलब बेहतर सर्विस देने के लिए क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे करके पहले से वो क्या कर देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, कि आपके यहाँ पे जो रिव्यू है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी द्वारा दी गई जानकारी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा करके वो पहले से क्या कर देता है, इन्फॉर्म करता है। और इसी इंफॉर्मेशन के लिए देखो, आप देख रहे हो ना, संवेदनशील मुद्दे का मतलब होता है बेटा ऐसी जानकारी जो सिर्फ आपके और सामने वाले के बीच होना चाहिए, वो गुप्त नहीं रह जाता है। तो ऐसे जगह में आपको साक्षात्कार कहाँ से करना चाहिए, डायरेक्टली मिल के करना चाहिए। बात समझ में आया? इजी। इन्होंने कुछ गतिविधि बताया है, हमको अभी उसका काम नहीं है। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे प्रायोगिक सर्वेक्षण की। किसकी? प्रायोगिक प्रायोगिक सर्वेक्षण के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से छोटे से समूह का सर्वेक्षण करते हैं। पूरे को नहीं करके क्या करते हैं, छोटे से। छोटे से समूह मतलब एक छोटे से टुकड़े, पूरे गांव का ना करके हम एक दो चार घरों का कर लेंगे, पूरे प्रदेश का ना करके एक दो जिले का कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जिससे हमारा क्या बचेगा, अनुमान लगा सकते हैं। जिससे हम क्या लगा सकते हैं, जब हमको एक्यूरेट डाटा की जरूरत नहीं रहती, बस अनुमान लगाने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए आंकड़ा कलेक्ट करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्रायोगिक सर्वेक्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रायोगिक सर्वेक्षण। सैंपल टाइप एकदम, मतलब एक तरह से बोलते हैं प्रैक्टिकल टाइप का। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कमियों और त्रुटियों का पता किया जा सके। और यहाँ पे उन्होंने बोला है अनुमान लगाने में क्या करता है ये, सहायता करता है। सिंपल है। अब इसके बाद जो बोला गया है बेटा, जनगणना। जनगणना जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस। मैंने आपको बताया जनगणना हर 10 सालों में होता है। और इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ये हर घर जा जाके पूछ पूछ के क्या किया जाता है, आंकड़ा एकत्रित किया जाता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो इसलिए आप देखोगे कि भारत जो है जनगणना की दृष्टि से पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ चुका है, चीन को भी पीछे कर चुका है। लेकिन अभी जनगणना हुई नहीं है 2021 में, फिर भी ये आंकड़ा है, पुराने आंकड़ों में किस प्रकार से ट्रेंड, किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, उस आधार पे क्या किया गया है, बताया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला, अगर आप पर्सनल करेंगे, यहाँ पे फोटो दिया दिख नहीं रहा होगा आपको, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, हर एक तरीके के कुछ फायदे और नुकसान है। पहला तरीका है उच्चतम उत्तर दर। उत्तर दर मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ क्या होगा, आपको आंसर मिलने की संभावना रहेगी। घर के घर जाओगे तो ज्यादा जवाब मिलने की क्या रहेगी, संभावना। दूसरा, सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए खुली छूट है। आप जो पूछना चाहो जाके सामने डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो उत्तर प्रश्न पूछना ज्यादा बेहतर होता है। मुक्त उत्तर मैंने बताया, मुक्त उत्तर मतलब जिसमें सामने वाला फ्री है, उनके पास चॉइस, जो जानकारी देना चाहता है आंसर दे सकता है। पहले से सेट नहीं बनाना, ए बी सी ऐसे। अस्पष्ट प्रश्न स्पष्टीकरण का अवसर मिलता है। अगर आप कहीं पे कोई क्वेश्चन कर रहे हो, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी के अंग्रेजी में समझा सकते हो, पर्सनल में हो तो। और ये खर्चीला है, हानि क्या है इसका, सामने वाले उत्तरदाता को प्रभावित करने वाले की संभावना, ये तो नहीं लग रहा है मेरे को, अधिक समय लेने वाला है, खर्चीला और समय अधिक लगता है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, खर्चीला है, किससे कम खर्चीला है,
अगले वाले से, ऊपर वाले हिस्से से। कौन सा वाला तरीका? पोस्टमैन वाला। सुदूर मतलब जहां पे बहुत दूर, सुदूर का मतलब होता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जहां पे, वहां पे ये क्या है, बढ़िया है तरीका। कोई प्रभाव नहीं छूटता है उत्तरदाता का, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोपनीयता और सुरक्षित है, सुरक्षित है ना, क्योंकि लिफाफे के अंदर भर के आएगा तो वो किसी को पता नहीं चलेगा। और संवेदनशील मुद्दों के लिए क्या है ये, बहुत ही बढ़िया तरीका है। संवेदनशील मतलब जो जानकारी आपके और सामने वाले के बीच ही होनी चाहिए, तो ऐसे जानकारी के लिए ये क्या है, बहुत ही बढ़िया तरीका माना जाता है। निरक्षरों, निरक्षर मतलब जानते हो ना, इलिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए कोई फायदा नहीं। उनको मैसेज भी कर दोगे, एसएमएस भी कर दोगे या चिट्ठी भेज दोगे तो उनके कोई काम का नहीं है। उत्तर प्राप्त करने में बहुत टाइम लग सकता है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि अब कब भेजेगा लिख लिख के। अस्पष्ट प्रश्नों का स्पष्टीकरण का अभाव, अगर आपने कोई क्वेश्चन कर दिया, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म में क्या डालूं, आप खुद फॉर्म भरते हो कई बार स्कूलों में, एडमिशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लिखूं करके सोचने लग जाते हो, लगते हो ना। तो वही है, अस्पष्ट कारण, स्पष्टीकरण अगर नहीं होगा तो आपको क्या होगा, दिक्कत आएगी। प्रतिक्रिया देखना संभव नहीं है, सामने वाला अच्छे भाव में दे रहा है जानकारी या गंदे विचारों से दे रहा है, वो आप नहीं जान पाएंगे। क्लियर है? चलो अब थर्ड बात कर रहे हैं, टेलीफोन वाला। टेलीफोन कम खर्चीला है, प्रभावित करने की कम है संभावना, क्योंकि आप उसको देखोगे नहीं तब तक सामने वाले पे प्रभाव कैसे छूटेगा, है ना। और उसके बाद क्या बोला गया है, अपेक्षाकृत उत्तर दर क्या होता है, उच्च होता है। उच्च कहने का मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा चांसेस रहते हैं कि सामने वाला आपसे बात करेगा। आप जब भी आता है जियो वाले कस्टमर केयर वाले कॉल करते हैं, सर आपका 2 महीने से रिचार्ज नहीं हुआ, कृपया रिचार्ज कर दो, तो आप बोलते हैं हाँ मैडम जी कर देंगे, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो कहने का मतलब है आप उत्तर तो देते हो ना, तुरंत तो नहीं काट देते। वही बात है, इसका उपयोग सीमित है, हालांकि वर्तमान की दुनिया में देखा जाए तो यही सबसे ज्यादा चलन में है। कौन आजकल मैसेज मैसेज कर रहा है ना, पुराना तरह बुक का एक कंटेंट जो है थोड़ा सा पुराना है। प्रतिक्रिया देखना संभव, लेकिन आज की डेट में संभव है, वीडियो कॉलिंग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावनाएं क्या है, कम है। ये इनकी क्या है, कमियां हैं। लिख पाओगे आराम से? हाँ, तो ये क्या है, कुछ तरीके हैं। आप बात करते हैं जनसंख्या और पॉपुलेशन और सैंपल, ठीक है। इन्होंने बताया बेटा, जनसंख्या, भारत की जनगणना के बारे में कुछ बताया है। जन्म दर और मृत्यु दर की संभावना, साक्षरता, ये भी पता करते हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। हर घर जाके पूछा जाता है कितने लोग रोजगार हैं, किन की आयु कितनी कितनी है ना, कितने कितने लोग कमाते हैं। ये सारे जनगणना की क्या करते हैं, ये सारा डाटा एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके फोटो में आप देख पा रहे हैं, क्या बोल रहा है, मैं जनगणना विभाग से हूँ, क्या आपकी कीमती समय से 15 मिनट ले सकता हूँ। फलाना दाढ़ी बना रहा है, क्या बना रहा है, दाढ़ी बना रहा है ना, और सामने वाला आया है जनगणना के लिए। अब बताया है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी, 121 करोड़ थी बेटा। जब मोदी जी 125 करोड़ बोल रहे थे ना, है ना, तो वो क्या था, लगभग अभी कुछ साल पहले था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है, भारत की जनसंख्या 121, और जो कि 2001 में कितना था, 102 करोड़ के आसपास था। अब यही यही अंदाजा लगा के, अब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के पार चली गई है, अंदाजा 144, है ना, 40 के पार बोल सकता हूँ मैं, एकदम से एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, एक अंदाजा लगा। तो देखो हर 3-4 मिनट में ना, दो चार, हाँ, हर 1 मिनट में 3-4 लोग टपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टपक जाते हैं, तो आप कैसे गिनोगे। तो जो रजिस्टर्ड है, जिनका एंट्री हो रहा है, मतलब जो ऑफिशियली, जिनका हॉस्पिटल में, उनका प्रमाण पत्र बनता है, क्या बनता है, जन्म प्रमाण पत्र बनता है। और उसी को क्या करते हैं, गिनते हैं, इतने जन्म हुए इतने दिनों में, इतने इतने जगह में। तो यहाँ पे जिनका, हाँ, जो घर में जन्म ले रहा है, पैदा ले रहा है, तो उनके क्या करते हैं, अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वही बात है, यहाँ पे क्या बोला गया, जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई कि नहीं हुई है, बढ़ा है। तो 110 वर्षों में लगभग 97 करोड़ से भी अधिक क्या हो चुकी है, जनगणना, मतलब जनसंख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। वृद्धि दर औसत क्या है, 2.2% है। मतलब आज की साल में मैं बताऊं, आज साल में अगर 100, पूरे भारत में 100 लोग हैं, तो अगले साल 103 या 2 लोग हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, इतना मतलब तेजी से बढ़ रहा है। अब इसी में से जब भी हम क्या करते हैं, समष्टि, यहाँ पे जनसंख्या और प्रतिदर्श के बारे में बात, पॉपुलेशन और सैंपल,
पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या, है ना। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है सामने, जनसंख्या। अब बात करते हैं समष्टि। समष्टि का मतलब होता है बेटा, माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो। ठीक है। मैक्रो मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, क्या करने पर? बहुत बड़े लेवल पे। समष्टि का मतलब होता है मैक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है बहुत बड़े। और व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल। एक जने को अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, एक जने के, या एक घर का, एक प्रदेश का, एक गांव का, एक शहर का, एक का निकाल रहे हो आंकड़ा, तो वो कहलाएगा व्यष्टि। किस, क्या कहलाएगा? ऐसे आंकड़े एकत्रित करने के जो तरीके हैं, व्यष्टि इकाइयां कहलाती है। और समष्टि कब बोलेंगे? जब हम पूरे ग्रुप का देख रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? ग्रुप का। ठीक है। अब यहाँ पे जो जनगणना है ना, जनसंख्या, वो बहुत बड़ा क्या है? जनसंख्या मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये व्यष्टि के अंतर्गत है, समष्टि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? और प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल। क्या होता है? भी मैंने थोड़ी देर बात पहले किया था। सैंपल का मतलब क्या होता है? जैसे अनाज अगर अच्छा है अनाज, तो कुछ सैंपल ले आओ ताकि हम पूरे बोरे में क्या है वो पता कर पाए। वही हम बता रहे हैं। प्रतिदर्श का मतलब हो गया, आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़े से हिस्से का क्या कर लो, आंकड़ा इकट्ठी कर लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यष्टि। बात समझ में आया? चलिए, इसके आगे इन्होंने क्या क्या बोला है? सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है कौन? एक आदर्श प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब होता है बेटा जो सैंपल है। क्या होता है, अगर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, जैसे गांव बोल रहे हैं, दिख रहा है आपको? क्या बोल रहा है? ये पूरा गांव में बहुत सारे घर हैं, 20 कच्ची घर हैं, 20 पक्के घर हैं, यानी कि 40 घरों की ये क्या है? समष्टि है। क्या है ये? समष्टि मतलब सारे को इकट्ठा बोल दिए। अब इसमें से हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, 5 पक्के घर ले लिए और 5 कच्चे घर। और अगला सैंपल क्या बना दिए? 2 पक्के घर और 8 कच्चे घर। हमने टोटल 40 घरों को नहीं लिया है अपनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। कितने घर लिए? मात्र 10, जिसमें 5 कच्चे और 5 पक्के पहले वाले सैंपल में, और अगले वाले सैंपल में 2 पक्के और 8 कच्चे घर। तो आप जब पूरा आंकड़ा एकत्रित ना करके कुछ ही आंकड़े एकत्रित कर से एक क्या करते हो, अंदाजा लगाना चाहते हो, तो वहां पे हम बोलते हैं सैंपलिंग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सैंपलिंग करना। और यही सैंपलिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि हम आगे चलकर देखेंगे। जब हम आंकड़ों का क्या कर रहे होंगे, बहुत सारा कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो वहां पे हमको समझ में आएगा। समझ में आया बेटा यहाँ तक कहानी? तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? देखो, जो वेस्टी वाला हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्या आता है? खर्चा आएगा। क्यों खर्चा आएगा? क्योंकि आप सभी को आंकड़े एकत्रित करने की बात कर रहे हो। और यही बात करें प्रतिदर्श चुनने की, प्रतिदर्श मतलब सैंपल छांटने की, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। क्योंकि आपको ज्यादा सभी को जानने की जरूरत नहीं है। आप क्या निकाल रहे हो? औसत आय निकालना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बोला है व्यक्तियों का क्या निकालना है? औसत आय। आप क्या करोगे? कुछ लोगों को ले लोगे, वो लोग कितना कमाते हैं, उस हिसाब से आप औसत बता सकते हो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण क्या दिया है? शोध समस्या। शोध मतलब आपका जो है एक तरह से जिस उद्देश्य से लिए आप क्या कर रहे हो, आंकड़े एकत्रित कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मणिपुर राज्य में चुराचंदपुर नाम का एक जिला है, जहां पे आपको कृषकों के क्या निकालना है? आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। तो समष्टि क्या हो गया? उस गांव के सभी कृषक, है ना, उस गांव के सारे लोग क्या कहलाएंगे? कृषक। जो क्या है आपके समष्टि का हिस्सा बन गया, मैक्रो। और प्रतिदर्श क्या हो गया? 10% कृषक को आप छांट लिए, 10% लोगों को, आंकड़े को आप क्या कर लिए? छांट लिए। वो क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श कहलाएगा, सैंपल, नमूना कहलाएगा। बात समझ में आया ना? उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आप इसको बाद में रीड भी कर सकते हैं। और आपने निर्वाचन के बारे, एग्जिट पोल जानते हो ना? एग्जिट पोल, जब भी चुनाव के रिजल्ट आते हैं, क्या आते हैं? रिजल्ट। रिजल्ट जब आते हैं ना बेटा, हर एक क्षेत्र से अलग अलग लोग सीट में खड़े रहते हैं। जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, या और दूसरे क्या है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं एक तरह से पार्टी, है ना। तो जब कई कोई जगह में कोई पार्टी जीत रहा होता है, कोई जगह में कोई पार्टी जीत रहा होता है, तो क्या करते हैं, अपनी अपनी पार्टी के सब लोग क्या देख रहे होते हैं उस दिन, कि मेरा पार्टी कहाँ कहाँ पे जीत रहा है, कहाँ कहाँ पे हार रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल। हम उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल। और ये क्या कर रहे होते हैं? अनुमान लगा रहे होते हैं। क्या लगा रहे होते हैं? अगर मान लीजिए 10 जगहों में चुनाव हुआ है, कितने जगह में, और 2 जगह एक पार्टी जीत रहा है,
तो अगला वाला जीत जाएंगे ऐसा सोच रहा, अगला वाला हार जाएंगे ऐसा सोच रहा होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, एग्जिट पोल कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? और ये लोग क्या कर रहे हैं, सैंपलिंग टाइप का तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब सैंपलिंग एरर की बात करें, सैंपलिंग एरर, और यहाँ पे अयादृक प्रतिचयन के बाद, यादृच्छिक मतलब होता है बेटा सैंपल, रैंडमली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंडमली। जैसे मैं बोलूंगा आपसे टमाटर रख दिया आपके बीच में, क्या रख दिया, टमाटर, तो आप जानबूझ के छांटते हो कि बिना जाने छांट लेते हो, जानबूझ के छांटते हो ना। तो वो जो जानबूझ के जो छांटते हैं उसको हम बोलेंगे अयादृच्छिक प्रतिचयन। क्या बोलेंगे, अयादृच्छिक, मतलब बिना दिमाग लगाए अगर छांट लिए, सॉरी, दिमाग लगा के अगर आपने छांट लिए, दिमाग लगा के मतलब कलर देख के, कच्चा पक्का देख के ऐसे छांट लिए, तो वो कहलाएगा अयादृच्छिक, जिसमें मनमाना, मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूँ यादृच्छिक का मतलब होता है अपने से कैसे भी, रैंडमली कुछ भी उठा नहीं लेते, तो उसको हम बोलते हैं यादृच्छिक, कुछ भी उठा लेना है। और अयादृच्छिक मतलब क्या हो गया, कि हम एकदम सूझबूझ के साथ क्या करेंगे, छटनी करेंगे, कुछ आंकड़े को क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अयादृच्छिक प्रतिचयन। बात समझ में आया, क्लियर है? इन शब्दों में देखो, हिंदी के शब्द बहुत कठिन होते हैं कि नहीं होते हैं, मानते हो आप? कॉमर्स की दुनिया में हिंदी के शब्द बहुत ही जटिल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, जो कि हमने क्या किया, रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया है। समझ में आया ना? तो वही बात है। और इन्होंने कुछ त्रुटियों के बारे में बताया, क्या बताया है, त्रुटियों के बारे में। त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलती। त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलती। क्या क्या गलती होगी, आप बताओ? अगर 100 लोगों के घर है, 40 लोगों के घर में, 40 लोगों के घर में आपने कच्चे पक्के अपने हिसाब से कुछ भी छांट लिए, है ना, छाटे कि नहीं छाटे, छाट लिए, तो आपके पास जो आंकड़ा रहेगा क्या एकदम सही रहेगा, जरूरी है क्या, नहीं रहेगा ना भाई। क्योंकि अगर आप पूरा इकट्ठा करते तब आपके आंकड़े सही होने के चांसेस थे, आपने कुछ ही उठाए हैं तो क्या हो गए, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। तो कितनी गलती हो सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसी के लिए हम क्या क्या पढ़ते हैं, औसत पढ़ते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? वो आज हमको ये समझ में आ गया आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े मतलब एक निश्चित उद्देश्य से जब लोगों के क्या किए जाते हैं, जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए 5 किसानों के क्या निकाले, आय, और इनका क्या लगा दिया इन्होंने, औसत आय निकाल दिया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आप क्या करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। समझ में आया बेटा? तो आंकड़ों की त्रुटि के बारे में बताया है, कुछ ये और भी है जिसको आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। सारांश करके इस पूरे बुक का हमने समरी कर दिया है, एक बार समरी देख लो। आंकड़े क्या है, ऐसे साधन है जो सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं किसी समस्या को हल करने का, ठोस निष्कर्ष में पहुंचने का। दूसरा क्या बोला है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बारे में बताए। प्राथमिक जो व्यक्ति द्वारा खुद एकत्रित किया जाता है, और द्वितीयक क्या है, जो साक्षात्कार, और इसके तरीके बताए हैं इन्होंने, क्या बताया है, तरीके, जिसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक द्वारा, और टेलीफोन साक्षात्कार। अगला क्या बताया है, अगर हम क्या करते हैं, जनसंख्या जो कि किसके अंतर्गत आता है, समष्टि। समष्टि मतलब सारे को इकट्ठा ले लेते हैं, कोई भी नहीं छोड़ते, पूरा का पूरा जनगणना में आता है कि नहीं आता है। क्या किसी के घर को छोड़ देते हैं क्या जनगणना है, नहीं छोड़ते, तो सारा एकत्रित कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, समष्टि। प्रतिदर्श का मतलब होता है समष्टि में से कुछ हिस्से को क्या कर लेना, छांट लेना, कुछ भी, या तो अपने मन से या तो कुछ कैलकुलेशन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैंपल। यादृच्छिक का मतलब होता है मन माने तरीके से, कुछ भी तरीके से अपने हिसाब से, हाँ, बिना किसी कैलकुलेशन के। ऐसी जैसे 100 घर है, मेरे को मन लगा 25 घर का ले लेता हूँ, आपको मन लग रहा है 20 घर का, कोई कैलकुलेशन नहीं, मन लगा वैसे, उसको हम बोलते हैं यादृच्छिक। प्रतिदर्श में त्रुटियां होती है, क्यों त्रुटियां होगी, क्योंकि आपने पूरा पूरा छांटा नहीं है, इसलिए क्या होगा, गलती होगा। और उन्हीं गलती अलग अलग प्रकार से कैलकुलेशन वाले आने वाले चैप्टर्स में समांतर माध्य, माध्यिका, आंकड़े को कलेक्ट करने के बाद में उसको जैसे जमाते हैं एक टेबल में, वो भी सीखेंगे। और भारत की राष्ट्रीय स्तर पे जनगणना जो होती है, और ये जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से होता है। ये 2 बड़े बड़े संस्थाएं बेटा, क्या है ये, संस्थाएं। क्योंकि जो जनगणना करती है वो कोई ना कोई एजेंसी करेगी ना, कोई भी चुनाव करने आ जाएगा, उसका प्रॉपर डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो क्या करते हैं, भारत की जनगणना और
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये बहुत बड़ी संस्थाएं हैं और ये संस्थाएं क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के लिए आंकड़ों का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, संसाधन और सारणीयन करते हैं। अभी हमने बात किया है टोटल किसके, संग्रहण के। संग्रहण करने के बारे में हमने बहुत सारा बात कर लिया, कलेक्शन कैसे कैसे करने हैं, क्या क्या साधन है, संसाधन है, क्या क्या टूल्स है, और साथ ही साथ अब इसके आगे जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे सारणीयन। क्या पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है, आया कि नहीं आया मजा, समझ में आ गया ना आपको। इस पूरे चैप्टर में आपने आंकड़े क्या होते हैं तो समझ लिया, प्राथमिक द्वितीयक भी समझ लिया, आंकड़े की जरूरत पड़ती क्यों है ये भी समझ लिया। अब ये दिखाई नहीं दे रहा, पूरा ब्लैंक हो गया। चलो समझ में आ गया। चलो फिलहाल के बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए तराश इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।